महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। आप सबको पता है हम खाना खाते हैं, खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो है कि लिपिड में से हमें एनर्जी किस तरह से मिलेगी। लिपिड में से, ठीक है, हमारी बॉडी में एज ए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का होता है ब्रेकडाउन और क्या फॉर्म होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो फैटी एसिड है उसका फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ये ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो ये किस तरह से होगा, ये जो सारी प्रोसेस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाम देखो, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्यों बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये है फैटी एसिड की लॉन्ग चेन। ये क्या है, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो COOH ग्रुप के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन बाइंड है उसे हम कहेंगे अल्फा, दूसरे को कहेंगे बीटा। उस तरह से हम कहते जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि भाई ऑक्सीडेशन होगा और ब्रेक डाउन होगा, कहाँ से, किस कार्बन से, बीटा कार्बन से। ठीक है, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ 2 कार्बन यूनिट अकर एट द बीटा कार्बन एटम, इसीलिए इसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एग्जाम्स में फिजियोलॉजिकल रोल उसका फंक्शन है वो आपको लिखना है। तो वो आप सबको पता है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, अब ये जो प्रोसेस है ना वो 3 स्टेज में डिवाइड है। 3 स्टेज में कौन से, फर्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, मतलब कि यहाँ लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, फिर उसका एक्टिवेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा एंड देन उसका ऑक्सीडेशन होगा। भाई ये सब कुछ क्या है, देखो हाइपर मत हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट है लाइपोलाइसिस। अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है लिपिड। ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है उसका ब्रेक डाउन होगा और हमें मिलेगा क्या, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसिड मिला उसका हमें ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप क्लियर आपका। अब सेकंड क्या है, एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्यों करवाना है भाई, तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई बीटा ऑक्सीडेशन है, ये प्रोसेस कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और फैटी एसिड कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। तो हमें ट्रांसपोर्ट इसलिए करवाना है कि साइटोप्लाज्म में से हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना है और ये जो फैटी एसिड है उसका एक्टिवेशन करना होगा। तो चलो कर लेते हैं उसका एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ आप देख सकते हो, ये जो फिगर है, ये जो पोर्शन है वो है साइटोप्लाज्म और ये जो पोर्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है और इस सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होगी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ फोकस करूँगी माइटोकॉन्ड्रिया पर। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ फ्री फैटी एसिड आपका प्रेजेंट है। अब ये फैटी एसिड को पहले तो आपको क्या करना है, एक्टिवेट करवाना है। क्या करवाना है, एक्टिवेट। तो ये फैटी एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे असाइल कोए के अंदर। एक्टिवेट हो गया किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, असाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, और यहाँ पर होगा हमारा ATP यूटिलाइज। ठीक है, यहाँ ATP बन नहीं रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया, असाइल कोए में फॉर्म हो गया। अब यहाँ जो असाइल कोए है उसको हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होगा बीटा ऑक्सीडेशन। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखो यहाँ पर वही प्रोसेस लिखी हुई है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड का पहले एक्टिवेशन हुआ, असाइल कोए फॉर्म हो गया। अब असाइल कोए ये जो फॉर्म हुआ है उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ पर। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान और ये है हमारी बॉर्डर। अब फॉर एग्जांपल कोई इंडिया वालों को यहाँ पर जाना है तो कोई किसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ एक
आएगा बंदा कार्निटिन। ये जो कार्निटिन है वो इस पैसेंजर के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको ले जाएगा पाकिस्तान। देखो, असाइल कोए फैटी एसिड है, उसका एक्टिवेशन हुआ असाइल कोए के अंदर। फिर ये असाइल कोए अकेला नहीं जा सकता यहाँ पर पाकिस्तान में, ठीक है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो अब क्या करेगा, उसके साथ आएगा कार्निटिन। कार्निटिन का काम क्या है, ये इंडिया में से पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट करना, और फिर से वो कार्निटिन पाकिस्तान में से इंडिया वापस आ जाएगा। यहाँ पर वही हो रहा है, असाइल कोए बाइंड होगा कार्निटिन के साथ और क्या फॉर्म करेगा, असाइल कार्निटिन। अब असाइल कार्निटिन जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही आएगा वहाँ होगा कार्निटाइल असाइल ट्रांसफरेट टू एंजाइम, जो कार्निटिन को अलग करेगा असाइल कोए से। अब कार्निटिन फिर से चले जाएगा, दूसरा पैसेंजर आएगा, उसको लेके फिर से आएगा, फिर से चला जाएगा, फिर से आएगा। इस तरह से साइकिल पूरी कंटिन्यू रहेगी। इतना समझ में आया आपको। यहाँ कार्निटिन की रिक्वायरमेंट होगी, असाइल कोए के साथ कार्निटिन बाइंड होगा, असाइल कार्निटिन फॉर्म होगा किसकी प्रेजेंस में, ट्रांसफरेज 1 की प्रेजेंस में, और ये असाइल कार्निटिन यहाँ पर आएगा और ट्रांसफरेज 2 एंजाइम उसको स्प्लिट करेगा कार्निटिन एंड असाइल कोए। फिर से कार्निटिन चला जाएगा इंडिया वापस। इतना समझ में आ गया आपको। देखा अब क्या होगा, ये असाइल कोए पहुंच गया है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हमारा स्टार्ट होगा बीटा ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आ गया आप सबको। अब हम करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेज हैं। कौन से 4 स्टेज है वो हम देख लेते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट स्टेज है हमारा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज है हमारा ऑक्सीडेशन बाय FAD, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। दूसरा स्टेप है हमारा हाइड्रेशन, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप फिर से ऑक्सीडेशन लेकिन बाय NADH। एंड फोर्थ स्टेप है हमारा क्लीवेज, ब्रेक डाउन हम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन और ये है हमारा साइटोप्लाज्म और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सबको पता है कि फैटी एसिड को यहाँ पर आ चुका है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोसेस होगी वो है हमारे यहाँ पर। तो 4 स्टेज है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज में फैटी एसिड कोए कन्वर्ट होगा ट्रांसिनोइल कोए के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। और यहाँ आप देख सकते हो कि एक FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो, मैंने अभी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको नहीं समझाई, इसलिए आपको नहीं पता होगा कि FADH2 जब ETC में जाएगा तो वो 1.5 ATP बना के देगा। इस वक्त सिर्फ आप इतना याद रखो कि FADH2 है वो आपको 1.5 ATP देंगे। फिर आएगा दूसरा स्टेप हाइड्रेशन का, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब ट्रांसिनोइल कोए कन्वर्ट होगा एल बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड कोए के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इनोइल कोए हाइड्रेटेस। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा बीटा कीटो फैटी एसिड कोए में। यहाँ जो हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किससे, NAD से। आप सबको पता है कि जब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो वो आपको बना के देगा 2.5 ATP। ये सारी में ATP कौन क्या कितनी बना रहा है वो इसलिए बोल रही हूँ कि जब एनर्जेटिक्स हम देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है। और लास्ट स्टेप है क्लीवेज का, थायोलेज एंजाइम आएगा और क्लीव करेगा बॉन्ड को। तो यहाँ आपको देख सकते हो एसिटाइल कोए फॉर्म होगा और फिर से ये जो आपको जो भी कार्बन बचे हुए हैं वो फिर से साइकिल में आएंगे और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी जब तक पूरे कार्बन का ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे कार्बन हैं, ठीक है, बहुत सारे ये कार्बन हैं। जब तक ये सारे कार्बन का ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक साइकिल रिपीट होती रहेगी। जब एक साइकिल होगी तब 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए चलो 2 कार्बन चले गए। फिर से ये जो जितने बचे वो फिर से साइकिल रन होगी और फिर से 2 मॉलिक्यूल कटेंगे,
फिर से साइकिल रन होगी। उस तरह से साइकिल चलती रहेगी जब तक पूरे जो कार्बन है, जो पूरी फैटी एसिड के अंदर जो भी जितने भी कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम पहले देख लेते हैं एनर्जेटिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल है पाल्मेटिक एसिड। आपको इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाल्मेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो कितने एटीपी मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है और बहुत ही ईजी है। आप हाइपर मत होना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो आपको ये रखना है कि पाल्मेटिक एसिड है वो 16 कार्बन कंपाउंड का है, मतलब कि 16 कार्बन इस तरह से लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर भी अभी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जब एक बार साइकिल रन होगी तो हम सबको पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल बन रहा है और एक एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ 2 कार्बन यूटिलाइज हुए, ऑक्सीडेशन हुआ और फिर से जो बचे हुए हैं वो फिर से साइकिल में एंटर हुए होंगे। तो उस तरह से यहाँ 16 कार्बन है। कितने हैं? 16। एक बार साइकिल रन होगी तो यहाँ 2 कार्बन क्या हो जाएंगे? एसिटाइल कोए में आ जाएंगे। कितने बचे? 14 कार्बन बचे हैं। अभी फिर से साइकिल में एंटर होगी, दूसरी साइकिल रन होगी और अब कितने कार्बन? फिर से 2। तो फिर कितने कार्बन हुए? 12 कार्बन। फिर से साइकिल में एंटर होगा और फिर से एक एसिटाइल कोए बनेगा जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, तो मतलब फिर से 10 कार्बन है। उसी तरह से जब तक ये 16 के 16 कार्बन का कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो आप यहाँ पर अगर हमें 16 कार्बन को जो है उसका पाल्मेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें 7 बार साइकिल रन करनी होगी। 7 बार साइकिल होगी तब जाके पूरे 16 के 16 कार्बन होंगे क्या ऑक्सीडाइज हो गए। मतलब देखो आप बोलोगे कि भाई एक साइकिल रन हो रही है तब 2 कार्बन मॉलिक्यूल का एसिटाइल कोए फॉर्म होता है, तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। लेकिन 7 साइकिल है यहाँ पर, तो 7 2 14, तो ये देखो तो 14 कार्बन हुए, 2 कार्बन तो भी बचे। लेकिन भाई इतना याद रखो आप, लास्ट में फॉर एग्जांपल 4 कार्बन बचे हुए हैं, अब वो कहाँ एंटर होंगे? बीटा ऑक्सीडेशन होगा उसका, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ आपको एसिटाइल कोए के मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसका भी क्या होगा? एसिटाइल कोए, तो 2 एसिटाइल कोए आपको मिल गए। तो याद रखना है आपको कि जब 7 साइकिल होगी तो लास्ट साइकिल में आपको 2 एसिटाइल कोए फॉर्म होके मिलेंगे। तो यहाँ टोटल एसिटाइल कोए आपको कितने मिलेंगे? 8 एसिटाइल कोए आपको मिलेंगे। देखो आप यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो ये वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आ ही जाएगा। अब इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि भाई एसिटाइल कोए है वो कहाँ एंटर होगा? TCA साइकिल में एंटर होगा और TCA साइकिल भी आपको क्या करेगी? ATP देगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 8 एसिटाइल कोए जब TCA साइकिल में एंटर होगी तो एक एसिटाइल कोए आपको 10 ATP देता है। तो 8 एसिटाइल कोए आपको कितनी ATP देगा? 80 ATP देगा। और यहाँ पर साइकिल कितनी बार रन हो रही है? 7 बार। तो 7 FADH2 बनेंगे क्योंकि हर एक साइकिल में एक FADH2 एंड एक NADH2 फॉर्म हो रहा था। तो शायद 7 साइकिल यहाँ हो रही है तो 7 FADH2 बनेंगे। तो एक FADH2 में से आपको 1.5 ATP मिल रहा है। तो 7 ATP से कितने मिलेंगे? 7 × 1.5 मतलब कि 10.5 ATP मिलेंगे। फिर है 7 NADH2, तो एक NADH2 से आपको मिलते हैं 2.5। अगर 7 बार साइकिल रन होगी तो कितने मिलेंगे? 17.5 मतलब कि 7 × 2.5। और यहाँ पर आपको टोटल मिल रहे हैं 108 ATP। लेकिन याद करो बीटा ऑक्सीडेशन में जो फर्स्ट वाला स्टेप है, ये फैटी एसिड में से फैटी एसिड कोए फॉर्म हो रहा है,
वहाँ एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो एटीपी का और फिर से यहाँ भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा जब एसिटाइल कोएम एसिड जो टीसीए में जा रहा है। तो यहाँ टोटल आपको नेट एटीपी मिलेंगे 106 एटीपी। ये था हमारा एनर्जेटिक्स। और रेगुलेशन आपको कभी मत भूलना, अगर एग्जाम्स में आपको रेगुलेशन लिख के ही आना है, ठीक है। देखो रेगुलेशन किस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन का, यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड रेगुलेट द नेट यूटिलाइजेशन थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। द लेवल ऑफ एफएफए फ्री फैटी एसिड का लेवल इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय ग्लूकागोन इंसुलिन रेशियो। आपको याद रखना है इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम क्या है, अगर ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। और ग्लूकागोन का रोल क्या है, ग्लूकागोन का रोल है कि जो भी लिपिड है या तो फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन करना। समझ में आ रहा है। तो अगर जब इंसुलिन ज़्यादा होगा तब यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन जब ग्लूकागोन रिलीज होगा तब फ्री फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकागोन इंक्रीज फ्री फैटी एसिड लेवल एंड इंसुलिन हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट। इंसुलिन के ऑपोजिट इफेक्ट है। फिर KAT1 इज द रेगुलेटर ऑफ एंट्री ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबको पता है कि फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसको हमें माइटोकॉन्ड्रिया में लाना है, ठीक है। तो वहाँ KAT प्रेजेंट है तो वो भी एज अ रेगुलेटर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जब इंसुलिन है ना प्रेजेंट होगा तो इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन के अंदर, मतलब कि फॉर्मेशन होगा। वहाँ ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो वहाँ फॉर्म होगा मेलोनाइल कोहे, और ये मेलोनाइल कोहे है वो KAT1 है उसकी एक्टिविटी को कर देता है इनहिबिट। इसीलिए इंसुलिन का अमाउंट जब ज़्यादा होगा तब ये मेलोनाइल कोहे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा KAT1 की एक्टिविटी को। इतना समझ में आया। और जब ग्लूकागोन इंक्रीज होगा आपके ब्लड में, जब हार्मोन सीक्रेट होगा तब ये मेलोनाइल कोहे की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और ये KAT1 है वो हो जाएगा एक्टिवेट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार फिर से कर दे दूँ। देखो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये जो मैंने लिखा है वो पंकज नायक एंड जो वासुदेवन है उसमें से मैंने लिया हुआ है, तो आप वो बुक रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। आपको उसमें से ये कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।